तो आप मॉक टेस्ट कैसे लगाते होगे? आपने अपना लैपटॉप या फिर डेस्कटॉप जो भी होगा उसको ओपन करते होगे और मॉक टेस्ट लगाना शुरू कर देते हो, या फिर जिसके पास मोबाइल होता होगा मोबाइल से लगाना शुरू कर देते हो। यही तो आप बड़ी गलती करते हो। इसी की वजह से तो आपके मॉक टेस्ट में मार्क्स इंप्रूव नहीं हो रहे, क्योंकि टॉपर्स का जो मॉक टेस्ट लगाने का तरीका होता है ना, वो अलग होता है। मेरा जो तरीका था ना वो अलग था, तभी वो अच्छा स्कोर कर पाते हैं। अगर आप ऐसे नॉर्मली मॉक टेस्ट लगाते रहोगे तो आपका मार्क्स कभी भी इंप्रूव नहीं होगा। तो इस वीडियो में मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बताने वाला हूँ कि मॉक टेस्ट लगाने का तरीका क्या है, कैसे उसको लगाना चाहिए और कौन-कौन सी गलतियाँ हैं जो आपको नहीं करनी चाहिए, और साथ में मॉक टेस्ट का एनालिसिस कैसे करें, और लास्ट में मैं कुछ आपको टिप्स दूँगा जो आपके प्रिपरेशन के लिए बहुत हेल्प करेगा। तो चलो शुरू करते हैं। देखो, मॉक टेस्ट लगाने का जो सबसे अच्छा तरीका होता है ना, वो होता है कि आपको मॉक टेस्ट आपके लिए ऐसा रफ कॉपी यूज़ नहीं करना है कि आपके पास कोई भी रफ कॉपी है, आपने मॉक टेस्ट शुरू किया और यहाँ पे ये नहीं है। आपको एग्ज़ाम में ऐसा नहीं मिलेगा। आपको मॉक टेस्ट ऐसा लगाना है कि आपको फ़ील आए कि हम एग्ज़ाम हॉल में मॉक टेस्ट लगा रहे हैं, ताकि जब आप एग्ज़ाम हॉल में जाओ ना, तो आपको नया-सा फ़ील ना आए, आपको पैनिक वाला फ़ील ना आए। क्योंकि बहुत सारे ऐसे लोगों के साथ होता है कि मॉक टेस्ट घर पे लगाते हैं, बहुत अच्छा मार्क्स लाते हैं, लेकिन एग्ज़ाम में जाने के बाद वो फुस हो जाते हैं, उनको पैनिक हो जाने लगता है, उनको क्वेश्चन समझ में नहीं आता है, क्या करें? आता हुआ क्वेश्चन नहीं बनते। तो आपको इसी तरह से माहौल बनाना है कि आपको फ़ील हो कि आप एग्ज़ाम हॉल में लगा रहे हैं। तो आपको ये यूज़ नहीं करना है, आपको ऐसा यूज़ करना है पेपर, क्योंकि आपको एग्ज़ाम में ऐसे ही पेपर रफ कॉपी में मिलेगा, रफ शीट में मिलेगा। और इस पेपर को भी आपको फ़ोल्ड करके हाफ़ ऐसे करके यूज़ करना है, ठीक है? हाफ़, क्योंकि आपको 2 बार 4 बार पेपर माँगने में टाइम वेस्ट नहीं करना है कि एक बार फटाफट लिख करके जिधर-तिधर लिख करके और उसको ख़त्म कर दिया और पेपर माँग रहे हैं, 2 मिनट बाद आपको वो पेपर दे रहा है, तब तक आपका 2 मिनट वेस्ट। इसी पेपर को ट्राई करना है कि इसी पेपर में आपका सारा काम हो जाए, क्योंकि ये 4 पेपर बन गया। ये पहला, दूसरा और पीछे 2, 4, और छोटा-छोटा लिखना और सीक्वेंस में लिखना। तो ये तो हो गया आपका रफ कॉपी शीट, रफ पेपर शीट। लेकिन एक और बड़ी करते हैं गलती लोग कि मॉक टेस्ट अभी शुरू नहीं करना है आपको। मॉक टेस्ट से पहले आपको प्रिपेयर करना है, अपने आप को 5 मिनट टाइम देना है। और क्या करना है, सबसे पहले अपने माइंड को रिलैक्स करना है, क्योंकि जब आपका माइंड रिलैक्स और काम होता है ना, तो आप बहुत अच्छे तरीके से, बहुत अच्छे तरह से अपने मॉक टेस्ट में परफॉर्म कर पाओगे और बहुत अच्छे से सारे क्वेश्चन को कर पाओगे। तो क्या करना है, जब भी मैं मॉक लगाता था सबसे पहले आइज़ क्लोज़ करके ब्रीथ इन एंड ब्रीथ आउट करता था, साँस पे फोकस करता था, ब्रीथ इन, ब्रीथ आउट, अपने माइंड को रिलैक्स करता था। थोड़ी देर में मेरा माइंड रिलैक्स हो जाता था। उसके बाद मैं विजुअलाइज़ करता था, दिमाग में पिक्चर बनाता था एक, कि मैं अपने एग्ज़ाम सेंटर पे जा रहा हूँ और वहाँ पे जाकर के मॉक टेस्ट लगाने वाला हूँ, या फिर वहाँ पे जाकर के एक्चुअल एग्ज़ाम देने वाला हूँ। और मैं फ़ील करता था कि मैं एकदम कॉन्फिडेंट हूँ, काम एंड रिलैक्स हूँ, अपने सिस्टम पे, अपने सीट पे बैठ गया हूँ, अपने कंप्यूटर को देख रहा हूँ, सारी चीज़ें मैंने चेक कर लिया, माउस वगैरह सब कुछ अच्छा चल रहा है। मेरा एग्ज़ाम शुरू होता है और बहुत अच्छे तरीके से मैं अपने टेस्ट को लगाता हूँ, मॉक लगाता हूँ, एग्ज़ाम देता हूँ और मेरा एग्ज़ाम बहुत अच्छा जाता है और मैं हैपीली एग्ज़ाम हॉल से बाहर निकल रहा हूँ। ये मैं सिनेरियो को विजुअलाइज़ करता था, ठीक है? कि बहुत अच्छे से एग्ज़ाम दिया। उसके बाद आइज़ क्लोज़ करता था और तब जाकर के मॉक टेस्ट लगाना शुरू करता था। ये मेरा हर मॉक टेस्ट का था। और ये देना बहुत इंपॉर्टेंट है। आपको लगेगा 5 मिनट वेस्ट हो रहा है, पर ये वेस्ट नहीं हो रहा है। आप अपने माइंड को ट्रेन्ड कर रहे हो कि जब आप एग्ज़ाम हॉल में जाओगे तो आपको नया जैसा नहीं फ़ील होगा। आपके माइंड में इतने बार रिपीट हो चुका होगा ना कि जब आप एग्ज़ाम हॉल में जाओगे लगेगा यार ये तो मैं पहली बार बहुत बार कर चुका हूँ। तो कोई डर नहीं, बिना डर के आप एग्ज़ाम दोगे और आपका एग्ज़ाम अच्छा जाएगा। तो ये करने के बाद अब आपको मॉक टेस्ट में स्टार्ट करना है। अब चलो इधर आओ, मैं बताता हूँ कि कैसे मॉक टेस्ट लगाना चाहिए, ठीक है? तो देखो, ये हमारा मॉक टेस्ट स्टार्ट हुआ। तो बहुत सारे लोग क्या करते हैं कि जो सेक्शन पहले आया ना उसी को लगाना शुरू कर देते हैं। चलो रीजनिंग आया, रीजनिंग स्टार्ट कर देते हैं। लेकिन ये गलती है, ये आपको नहीं करना है। सबसे पहले आपका डिसाइडेड होना चाहिए कि आपको किस सीक्वेंस में मॉक टेस्ट लगाने हैं। आपका कौन-सा सीक्वेंस होना चाहिए, मैथ, इंग्लिश, रीजनिंग, जीके, आपका सीक्वेंस क्या होना चाहिए? जो मेरा सीक्वेंस था, वो था पहले मैं रीजनिंग करता था, फिर इंग्लिश करता था, फिर मैथ्स करता था, फिर जीके करता था। और उसमें भी टाइम आपका डिसाइडेड होना चाहिए कि आपका रीजनिंग में कितना टाइम देना है मैक्सिमम, रीजनिंग इंग्लिश में कितना टाइम देना है, मैथ्स में कितना टाइम देना है और जीके में कितना टाइम देना है। और लास्ट में मेरा जीके का करने का जो रीज़न जो था, वो था कि मैंने बहुत बार मॉक टेस्ट लगा के देखा और जब मेरा लास्ट में या तो मैथ्स होता था या फिर रीजनिंग होता था, तो लास्ट के जब 3-4 मिनट बचते थे ना, तो मेरा दिमाग काम नहीं करता था, मेरा टाइम पे ध्यान जाता था। अरे 3 मिनट बचा हुआ है, 2 मिनट बचा हुआ है। तो फिर मैंने उसको चेंज किया और लास्ट में मैंने जीके को जब डाला, तो उस टाइम पे जीके में क्या होता है, सिर्फ क्वेश्चन पढ़ना होता है और आंसर देने होते हैं, दिमाग तो लगाना नहीं होता, तो इसलिए मैंने लास्ट में जीके को रखा। तो आपके अकॉर्डिंग अपना सीक्वेंस आप डिसाइड कर सकते हो। स्टार्टिंग में आप हिट एंड ट्रायल कर सकते हो, अलग-अलग सीक्वेंस में चेक कर सकते हो कौन सा सीक्वेंस आपके लिए काम करता है और उस सीक्वेंस को एक बार फिक्स करके उसी सीक्वेंस में हमेशा मॉक टेस्ट लगाने हैं। मेरा जो सीक्वेंस था इसी सीक्वेंस में बार-बार लगाता था, मेरा टाइम भी फिक्स था। रीजनिंग के लिए 18 से 20 मिनट, 18 कम से कम और 20 मैक्सिमम से मैक्सिमम।
इंग्लिश के लिए 8 से 10 मिनट, कम से कम 8 मिनट, मैक्सिमम से मैक्सिमम 10 मिनट। मैथ्स के लिए मेरा 25 मिनट था, क्योंकि एक क्वेश्चन के लिए 1 मिनट, मेरा मैथ्स थोड़ा सा स्लो था। और जीके के लिए 5 से 7 मिनट लास्ट में था, और अगर उसके बाद कुछ टाइम बचता था तो मैं पीछे जो क्वेश्चन नहीं बनते थे वो मैं करता था। तो आपका भी सीक्वेंस और टाइम डिसाइडेड होना चाहिए और उसी के हिसाब से देना। तो अब जैसे कि मेरा स्टार्ट हो गया, अब मेरा रीजनिंग यहाँ पे आया, मुझे भी रीजनिंग देना था, तो मैंने रीजनिंग देखा और क्वेश्चन देखा। अब देखो बहुत सारे लोग ये गलती करते हैं ना कि क्वेश्चंस को सबसे पहले पढ़ते हैं, इन द फॉलोइंग सेलेक्ट रिलेटेड वर्ड फ्रॉम द। आपको नहीं पढ़ना है, ये सब करोगे तो टाइम वेस्ट है। आपको पता है कि यहाँ पे वाट का पावर है, तो पास्कल किसका होता है, ठीक है, पास्कल प्रेशर का होता है, ठीक है। और इसको फिर यहाँ पे नेक्स्ट करना, सबमिट एंड नेक्स्ट नहीं, सेव एंड नेक्स्ट करना होता है, ठीक है। उसके बाद ये पता है कि एनोलॉजी वाला है, तो मेकोंग का तिब्बत है, तो एमोजन कहाँ पे है, एमोजन मुझे नहीं पता, लेकिन मुझे लगता है इक्वाडोर में होना चाहिए, ठीक है। तो ये नहीं पता। अब ये जब मेरा जैसे मान लो रीजनिंग कंप्लीट हो गया 7 नेक्स्ट करके, अब इसमें भी पता है कि सी जी के है, जी के ए हो है, के ओ एस है, तो तुरंत जो भी क्वेश्चन है ना, इसको पता है कि नेक्स्ट कौन सा सीक्वेंस होगा, तो तुरंत यहाँ पे आपको लिख लेना है सी जी के ओ, के ओ एस, ओ डब्ल्यू एस। इसके बाद क्या सीक्वेंस है, जी सी मतलब 3 है, जी 7 है, के 11 है, ओ 15 है। तो देखो 3 से 4 बढ़ रहा है, 4 बढ़ रहा है, 4 बढ़ रहा है, तो इसके बाद 4, 15, 4, 19, 19 कितना होता है, एस का होता है। तो यहाँ पे एस से आंसर होगा। तो दो ऑप्शन है हमारे पास, एस डी और एस डब्ल्यू। तो तुरंत आपको इस तरह से क्वेश्चन नंबर भी लिखते जाने हैं कि कौन सा क्वेश्चन है। और उसके बाद देखो यहाँ पे क्या आ रहा है, जी है, फिर के है, फिर ओ है, फिर एस है, तो एस के बाद फिर से बढ़ेगा, जी 7 है, के 11 है, इसमें भी बढ़ रहा है, ओ 15 है, 15, 4, 19 है, 19 के बाद फिर 23, 23 तुम्हारा डब्लू, ये वाला आंसर है। तुरंत फट करके सेव एंड नेक्स्ट। तो इसी तरह से हमें पता होना चाहिए, क्वेश्चंस नहीं पढ़ना, डायरेक्ट सॉल्यूशन पे जाना। और जब भी ऐसा क्वेश्चन आएगा तो यहीं पे हिट एंड ट्रायल मत करना, ठीक है। डायरेक्ट तुरंत क्वेश्चंस को यहाँ पे रफ कॉपी में यहाँ पे फटाफट MIN NJM OKL PLK, ठीक है। और इसका MN 13 I9 N14 J10 M13 ऐसे करके लिख लेना, ताकि आपको पता चले 13 से 14 हो रहा है, 9 से 10 हो रहा है, एक एक बढ़ रहा है, ठीक। तो आपको आराम से पता चल जाएगा इसको। तो इसी तरह से अब टाइम भी देखते रहना आपको, देखो यहाँ पे टाइम चल रहा होगा आपका, ठीक है। अब जैसे ही ये टाइम हमारा 20 मिनट का टाइम मैक्सिमम है, जैसे ही आपका टाइम कितना 60 से स्टार्ट होता है, अगर आपका जैसे ही 40 मिनट यहाँ पे टाइम आएगा ना, तो आपको सीक्वेंस चेंज करके ये जो सेक्शन चेंज करके आपको दूसरे सेक्शन पे चले जाना है, पार्ट बी देखना है कौन सा है पार्ट बी आपको। अच्छा ये तो जीके है, जीके नहीं करना, मुझे तो इंग्लिश करना था, ये इंग्लिश, तो इंग्लिश यहाँ से स्टार्ट कर देना जैसे ही 40 मिनट बचेगा। अब इंग्लिश करेंगे, इंग्लिश में भी टाइम आपको 8 से 10 मिनट आपका फिक्स है टाइम की माइंड में कि मुझे इतने टाइम में करना है। तो यहाँ पे सिनोनिम दिया हुआ, अच्छे से पढ़ना, यहाँ पढ़ना पड़ेगा सिनोनिम। परफिडियस मतलब धूर्त होता है, तो सिनोनिम इसका मतलब ऑनेस्ट, फेथफुल, लॉयल। देखो ये तीनों एक जैसा है, तो ये तीनों आंसर नहीं, ट्रेचरस इसका आंसर होगा। यहाँ से भी कभी कभी ऑप्शन से भी पता चल जाता है, ठीक है। सेव एंड नेक्स्ट। हॉब्सन चॉइस होता है, ठीक है। ए डिलेमा बिटवीन टू इवल्स, ए फ्री एंड फेयर डिसीजन, नो रियल चॉइस एट ऑल, ए सिलेक्शन मेड अंडर। हॉब्सन चॉइस मतलब नो रियल चॉइस एट ऑल होता है शायद ऐसे, ठीक है। उसके बाद सेव एंड नेक्स्ट। परफिडियस, देखो परफिडियस अभी आया था, एंटोनिम इसका बताना है, ठीक है। एंटोनिम मतलब परफिडियस मतलब धूर्त होता है, इस टाइप का नेगेटिव वर्ड है, तो इसका पॉजिटिव होगा, फेथलेस नहीं होगा, लॉयल होगा, ठीक है। धूर्त मतलब कि जो दगाबाज होता है, तो उसके बाद लॉयल होगा। देखो बाकी तीनों देखो नेगेटिव वर्ड्स दिख रहे हैं, तो इस तरह से करने होते हैं सेवन नेक्स्ट। अगर आप एक बार अच्छे से प्रैक्टिस करोगे ना, मैं तो कितने सालों बाद दे रहा हूँ, मिस स्पेल्ट वर्ड है यहाँ पे, तो आपको देख लेना है कि कौन सा मिस स्पेल्ट वर्ड है। अब जैसे ही आपको जब टाइम यहाँ पे दिख रहा है कि जैसे ही यहाँ पे टाइम 10 मिनट का टाइम था आपका इंग्लिश के लिए मैक्सिमम, आपने डिसाइड किया था, तो जैसे ही आपका अब 30 मिनट जैसे ही बचेगा इसमें टाइम, आपको सेक्शन चेंज करके आपको किस में आ जाना है, मैथ्स में आ जाना है, फिर मैथ्स के क्वेश्चंस करने। और देखना, याद रखना कि जो मैथ्स के क्वेश्चन है ना, सीक्वेंस वाइज करना। मान लो ये क्वेश्चंस आपने लिया तुरंत 5/9 4/7, आपको पता है कि इसमें पता करना होता है कि कौन सा हमारा असेंडिंग ऑर्डर में करना है। तो हमें इसका पता होता है कि अगर हमें चेक करना होता है इन दोनों में, सबसे पहले ये 7×5 35 और 9×4 36, तो जो बड़ा होता है ऊपर में डिनोमिनेटर में वही बड़ा होता है। तो ये आपका इसमें जो बड़ा है ये बड़ा हो गया, इससे बड़ा ये हो गया। चलो इसके बाद इन दोनों में 5×20 7×21, इससे बड़ा ये हो गया, 5×2 10 और 3×3 9,
तो इससे बड़ा ये हो गया, इस तरह से होगा असेंडिंग ऑर्डर में, तो ये आंसर जो हो जाएगा। और ध्यान से आंसर मारते समय आपको ध्यान देना है थोड़ा सा, क्योंकि कुछ कुछ कंफ्यूजन होगा। तो यहाँ पे सबसे जो बड़ा है 2/3 ही है, 2/3 ये, 3/5, 4/6 असेंडिंग ऑर्डर में ये है, तो ये आंसर होना चाहिए। 7 नेक्स्ट, थोड़ा सा ध्यान से देखना है, 7 नेक्स्ट करना है। सिंप्लीफाई, इतने इजी इजी क्वेश्चन है यार, आराम से। ये मैं पिछले साल का ही क्वेश्चन कर रहा हूँ, इसमें इवेल्यूएट करना है। कोई कोई क्वेश्चन ऐसा आएगा, कुछ कुछ क्वेश्चन ऐसे आएंगे कि आपको स्किप करने वाला होता है, आर्ट ऑफ स्किपिंग भी आना चाहिए। एक बहुत बड़ी गलती करते हैं लोग, याद रखना, एक बहुत बड़ी जो लोग गलती करते हैं वो स्किपिंग उनको नहीं आता है। वो क्या करते हैं ना, किसी क्वेश्चन में अगर टाइम लगा दिया ना तो उसी क्वेश्चंस को करते रहते हैं। उनको लगता है नहीं, ईगो पे लग लेता है कि अगर मैंने इसमें 2-3 बार अटेम्प्ट दे दिया, 1 मिनट टाइम लगा दिया, तो अब तो मैं इसको सॉल्व करके ही आगे बढ़ूंगा। और उसकी वजह से क्या होता है कि आगे उनके जो क्वेश्चन बनने वाले भी होते हैं ना, वो भी छूट जाते हैं। तो आपको ये नहीं करना है, आपको स्किप करने आना चाहिए। मान लो कि जैसे कि मैथ में हर एक टाइम 25 क्वेश्चन 25 मिनट, एवरेज टाइम 1 मिनट बचा। जैसे ही 1.25 मिनट आपने दे दिया, 1 मिनट 15 सेकंड 20 सेकंड, उसके बाद आपको पता चल जाएगा कि इससे ज्यादा टाइम दे दिया, स्किप करके आगे बढ़ जाना। और क्या करना, जो जब कोई क्वेश्चन बना लेते हो आधा अधूरा छूट जाता है, तो यहाँ पे आपको स्पेस छोड़ देना है। मान लो यहाँ तक आपने सॉल्व किया, यहाँ पे छोड़ दो और आगे से यहाँ पे सॉल्व करो, ताकि जब आपके पास टाइम बचे ना तो दोबारा आप यहीं से आकर के उस क्वेश्चन को कर सको। और यहाँ पे नंबर लिख देना कि कौन सा नंबर क्वेश्चन है, ठीक है। और इस तरह से, और रफ कॉपी का यूज अच्छे से करना है, छोटा छोटा लिखना, सीक्वेंस में लिखना। अगर इधर उधर लिखोगे, जिधर तिधर लिखोगे, तो बाद में क्वेश्चंस को ढूंढ नहीं पाओगे। तो अब आपको आर्ट ऑफ स्किपिंग के बारे में पता चलेगा कि आपको स्किप करना ही चाहिए। जो क्वेश्चंस, याद रखना कौन कौन से क्वेश्चन स्किप करने वाले होते हैं। जो क्वेश्चन आपने पहली बार देखा और आपको लगा कि ये मैंने क्वेश्चन कहीं नहीं पढ़ा, उसको स्किप करने लायक है, उसको बाद में बनाना, ठीक है। उसको भले मार्क कर लेना, लेकिन अभी मत बनाना। उसके बाद कौन से क्वेश्चन स्किप कर सकते हो, जिसमें ज्यादा टाइम ले रहा है, एवरेज से ज्यादा टाइम ले रहा है, उसको स्किप कर देना है। कोई क्वेश्चंस ऐसे होंगे जिसका तुम लग रहा है कि सॉल्यूशन यार मैं तो सही बना रहा हूँ, लेकिन फिर भी सही नहीं आ रहा है, उसको भी स्किप करना है। क्योंकि कभी कभी एग्जाम में गलत क्वेश्चन भी दे देते हैं, आंसर ऑप्शन ही गलत है। आप सही बना रहे हो, क्वेश्चन आता है, लेकिन वो ऑप्शन ही गलत दिया हुआ है, ऐसा भी होता है। तो आपको, अगर आपको लग रहा है कि मैं सही आंसर निकाल रहा हूँ, लेकिन ऑप्शन में है नहीं, तो हो सकता है कि गलत क्वेश्चन है, तो उस टाइम पे भी आपको स्किप कर देना है क्वेश्चंस को, ठीक है। तो ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और हाँ, पैनिक नहीं करना है। कभी कभी एग्जामिनर आपको चेक करने के लिए क्या करेगा ना एग्जाम हॉल में, कि आपको लगातार 3-4 क्वेश्चन डिफिकल्ट दे देगा, 3-4 क्वेश्चन नहीं बनते, तो उस टाइम पे पैनिक नहीं करना, आगे आपको इजी क्वेश्चन जरूर मिलेंगे, ठीक है। और अगर हार्ड क्वेश्चन आपके लिए, तो सिर्फ आप ही के लिए नहीं है, सबके लिए भी है। तो अभी कभी कभी ऐसा पैनिक सिचुएशन हो भी जाएगा, गहरी सांस लेनी है, छोड़नी है, चलो हो जाएगा। कुछ पॉजिटिव वर्ड्स बोले, कर लेंगे, हो जाएगा, कर लेंगे, चलो देखते हैं, फिर से फ्रेश स्टार्ट करते हैं, हो जाएगा। ऐसे करके अपने आप को करना होता है। ये नहीं कि गिव अप कर दिया, आप तो मेरे से होगा नहीं। ऐसा करोगे तो समझो कि पूरा जो आपने मेहनत किया है सारा वेस्ट हो जाएगा। तो एग्जाम में ऐसा कभी कभी फील होता है। तुक्का मत मारना, तुक्का कभी मत मारना। कभी भी आपको लगे कि मैंने पहले से माइंड सोच करके गया था कि मेरा 80 अटेम्प्ट होगा, लेकिन आपका अटेम्प्ट अगर 70 ही हुआ, तो 10 क्वेश्चन तुक्का मार देते हैं। ऐसे भी फेल 10 क्वेश्चन मार ही देते हैं, क्या पता पास हो जाए। ये कभी मत करना। तुक्का मारोगे तो आपका चांसेस है कि फेल हो गए होंगे, ठीक है। अब अपना एक्यूरेसी मेंटेन करके चलना। हो सकता है कि क्वेश्चन का लेवल हार्ड हो, कट ऑफ कम जाएगा, इसलिए तुक्का कभी भी मत मारना, एक्यूरेसी के हिसाब से चलना। सीजीएल में ये सब चीजें नहीं चलती है, या फिर किसी भी कॉम्पिटेटिव एग्जामिनेशन में ये सब चीजें, तुक्का वाला काम नहीं करता। वो मिलियन में एक लोगों का तुक्का काम कर देता है, आपका ऐसा नहीं होगा, ठीक है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अब दूसरा क्या होता है, जब एक बार मॉक लगा लेते हो, सब कुछ हो गया, तो क्या करते हैं, ऐसे बंद किया और चलो हो गया, अपना मार्क्स देख लिए, यार मार्क्स अच्छा नहीं हुआ, अब मॉक टेस्ट नहीं लगाएंगे। ये नहीं करना आपको। अब काम आता है आपका रियल, वो होता है मॉक टेस्ट एनालिसिस। और मॉक टेस्ट एनालिसिस करोगे तभी आपका मार्क्स इंप्रूव होगा। और मॉक टेस्ट एनालिसिस कैसे करते हैं, वो भी एक तरीका है, ठीक है। आप लोग क्या करते होगे, मैक्सिमम लोग क्या करते हैं कि मॉक एनालिसिस के लिए चलो एक बार देख लिए, अच्छा मेरा मैथ्स में 5 क्वेश्चन गलत हो गया, अच्छा रीजनिंग में मेरा 2 क्वेश्चन गलत हो गया, अरे यार सिली मिस्टेक हो गया, रीजनिंग में ये गलत हो गया, जीके में ये गलत हो गया, यार बहुत गलत हो गया, चलो दोबारा ये गलती नहीं करेंगे, फिर दूसरा मॉक टेस्ट लगाना शुरू कर देते हैं। ये गलत तरीका है। अब आपको मॉक टेस्ट का सही तरीका बताता हूँ। 1 घंटा आपने मॉक टेस्ट लगाने में टाइम लगाना, एनालिसिस में आपको 2 घंटे टाइम देना चाहिए, तभी इंप्रूवमेंट होगा। अब कैसे एनालिसिस करना चाहिए, सबसे पहले तो एक आपके मॉक की कॉपी होनी चाहिए, मोटी कॉपी, जिसमें कि आपके 4 सेक्शन होने चाहिए, मैथ का, इंग्लिश का, रीजनिंग का सेक्शन, जीके का। और मॉक एनालिसिस आप जितनी जल्दी करोगे मॉक टेस्ट लगाने के बाद, उतना अच्छा रहेगा, क्योंकि आपको याद रहेगा सारा क्वेश्चन कि आपने कैसे बनाया था, क्या क्या ट्रिक्स यूज किए थे, कहाँ पे गड़बड़े आई थी। अगर आप 2 दिन बाद मॉक एनालिसिस करोगे तो सब कुछ दिमाग से उड़ गया होगा और मॉक एनालिसिस आपका सही नहीं हो पाएगा। इसलिए जितना जल्दी 1 घंटे का ब्रेक ले सकते हो, 2 घंटे का, लेकिन सेम डे ट्राई करो कि मॉक एनालिसिस करो। अब स्टार्टिंग से फिर से आपको पहले नंबर पे क्वेश्चन पे जाने हैं, रीजनिंग पे पहला क्वेश्चन जाओ, आपने सही कर दिया, उस क्वेश्चन को भी देखना है और देखना है कि अच्छा। और जब आप मॉक एनालिसिस करोगे ना,
सबमिट टेस्ट कर देता हूँ मैं। तो ये आपका मॉक एनालिसिस होगा, यहाँ पे आपको पता चल जाएगा कितना क्या क्या स्कोर लाए हो, कितना एक्यूरेसी है, ठीक है, कितना टाइम दिए हो, कितना कौन कौन से सेक्शन में टाइम लगाओ, यहाँ पे सब कुछ पता चल जाएगा, ठीक है। और ये अच्छी बात है। अब इसका ना सॉल्यूशन यहाँ पे देखना, तो सॉल्यूशन आप देख लोगे यहाँ पे जा करके। अब पहले क्वेश्चन से फिर से जाओ, फर्स्ट क्वेश्चन, ठीक है। पहला क्वेश्चन में यहाँ पे दिखेगा कि आपने सही किया है, और यहाँ पे आंसर नहीं भी दिखाता है, तो आपको पता है कि प्रेशर मैंने मारा था, सही था। अब यहाँ पे टाइम दिखता है, देखो यहाँ पे जूम करो, यहाँ पे आपको यू मतलब आपने कितना टाइम लिया है और एवरेज लोगों को कितना टाइम दिया। ये तो देखो मेरा टाइम इसलिए ज़्यादा दिख रहा था क्योंकि मैं इसमें कुछ कुछ सोच रहा था कैसे बताना है, ठीक है। तो आपका टाइम, नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाता हूँ। जैसे ये 3rd नंबर क्वेश्चन है, आपने 1 मिनट 2 सेकेंड का टाइम लिया और एवरेज लोगों ने 29 सेकेंड लगाया है टाइम। तो जो तुम्हारा टाइम होना चाहिए ना, हमेशा एवरेज टाइम से कम होना चाहिए। अगर ज़्यादा लग रहा है तो सोचो कि क्यों मैंने इतना ज़्यादा टाइम लगाया है, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि आपका टाइम कम होना चाहिए। और फिर उसके बाद यहाँ पे सॉल्यूशन भी देखना कि अच्छा कैसे बताया है, किस तरह से सॉल्व सोचना है, ओके। तो इस तरह से देखना, और हर एक क्वेश्चन को देखना। मान लो ये क्वेश्चन आपने गलत किया है, जैसे ये वाला, तो मैंने मारा था इक्वाडोर, इक्वाडोर गलत है, चिली मार लेते हैं, पेरू, इसका आंसर पेरू है। तो मेकोंग तिब्बत में है, अमेजन पेरू, ओरिजिन जो होता है, जैसे मेकोंग जो नदी है तिब्बत में ओरिजिन होता है, तो अमेजन का पेरू में होता है। तो आपको ये वाले जो क्वेश्चन है ना, ये वाले क्वेश्चंस अपने यहाँ पे आपको लिख लेने हैं रीजनिंग में। एक अपनी जो कॉपी है रीजनिंग, मॉक नंबर 1 मान लो कर दिया, और क्वेश्चंस लिख रहे हैं। जो क्वेश्चन आप गलत करते हो उसको लिख लो कि मेकोंग का तिब्बत, तो अमेजन का जो होता है पेरू होता है, ठीक है, ओरिजिन रिवर का। इससे आपको याद रहेगा कि मेकोंग रिवर तिब्बत से स्टार्ट होता है और अमेजन पेरू से होगा। ये बस क्वेश्चंस को लिख लेना, और इस कॉपी में यहाँ पे जितने भी क्वेश्चन होंगे रीजनिंग का लिख लेना। इसी तरह से आगे जितने भी रीजनिंग के क्वेश्चन जो आपसे नहीं बनेंगे, ठीक है, आपको अपने मॉक की कॉपी में लिख लेना और उसको बार बार रिवाइज करते रहना। अब चलते हैं क्वांटिटी एप्टीट्यूड में। जैसे ये वाला क्वेश्चन मैंने किया था, ये क्वेश्चन बन गया, कितना टाइम लिया, यू 1 मिनट 1 सेकंड लिया मैंने टाइम, और एवरेज बच्चों ने 55 सेकंड लिया। यार आपको तो एवरेज से कम लाना पड़ेगा ना, तभी तो आपका सिलेक्शन होगा। तो सोचो कि मैंने ज्यादा टाइम क्यों लिया था, किस तरह से मैं इसको कम टाइम में कर सकता था, ठीक है। तो मैं यहाँ पे आपको एक्सप्लेन कर रहा था, इसलिए मुझे टाइम लगा, नहीं तो मैं भी इसको 40 सेकंड 30-40 सेकंड में जरूर इसको कर लेता। तो इस तरह से देखने, कोई भी क्वेश्चन उठाओ, देखो जो क्वेश्चन नहीं बनते हैं उन क्वेश्चंस को, इस जो मॉक की कॉपी जो बनाई है ना, इसमें रीजनिंग का एक सेक्शन बना लो, एक मैथ्स का कॉपी बना, मैथ्स का सेक्शन बना लो, और जहां मैथ होगा मैथ के क्वेश्चंस मॉक नंबर 1 और क्वेश्चंस लिख लो सबसे पहले, और उसका सॉल्यूशन लिख लो, जितने भी क्वेश्चन जो नहीं बनते हैं और जिसको लिखने लायक है। तो और ये जो मॉक की कॉपी आपको बनेगी, इसको बार बार आपको रिवाइज करते रहना, ठीक है। तो ये है ना, वो सही तरीका है आपका मॉक एनालिसिस करने का, कि सारे क्वेश्चंस को आपको एक बार देखने हैं और ये देखना है कि आपका जो टाइम है टॉपर के टाइम और एवरेज टाइम से कम है कि नहीं। एवरेज टाइम से कम होना चाहिए, नहीं हुआ तो क्यों नहीं हुआ, कैसे हम इंप्रूव कर सकते हैं, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। अब आपको लग रहा हो कि मैंने मॉक लगा लिया, मॉक एनालिसिस कर लिया, मॉक की कॉपी में जो जो क्वेश्चंस नहीं बनते वो भी लिख लिया, तो मेरा काम खत्म हो गया, अब तो हो गया। नहीं, अभी भी आपका काम बाकी है। जो टॉपर लोग कुछ अलग करते हैं वो आपको करना पड़ेगा। वो है कि मॉक का जो ट्रैक करना, मार्क्स को ट्रैक करना और उस पर फीडबैक देना। एक ऐसी आपने पास डायरी रखनी है, कॉपी रखनी है, जिसमें कि मॉक नंबर 1, मॉक नंबर 2, मॉक नंबर 3 करके लिखना है। एक तरफ आपको लिखना है कि आपका टारगेट स्कोर कितना है, कि आपको कितना लाना है। मैथ्स में कितना है, 50 में 50, रीजनिंग में 50 में 50, इंग्लिश में 45, जीके में 35। एक तरफ टारगेट स्कोर देख लेना, फुल स्कोर कितना है, और आपका स्कोर कितना आया वो लिखना है। और देखना है कि बीच में गैप कितना आया। मान लो आपका मैथ्स में कितना आया, 35, और आपका टारगेट था 50, तो 15 नंबर का गैप आया, क्यों आया, कौन कौन सा क्वेश्चन आप सही कर सकते थे जिससे कि आप उस टारगेट को अचीव कर सकते थे, कहाँ पे आपको इंप्रूवमेंट करना है। उसी तरह से रीजनिंग में देखना है, इंग्लिश में देखना है और जीके में देखना है। देखना है कि कैसे हम उस गैप को फिल कर सकते हो। मान लो 170 नंबर आपका टारगेट है और आया 130 नंबर या 120 नंबर, तो 50 का डिफरेंस को कैसे कम कर सकते थे, इस मॉक में सोचना है। और उसके बाद फीडबैक देना है, उस पेपर में आपको फीडबैक देना है कि कहाँ कहाँ इंप्रूवमेंट आप कर सकते हो। तो आपको खुद ब खुद पता चलेगा कि यार मुझे रीजनिंग में ना थोड़ा सा कोडिंग डिकोडिंग पे काम करना पड़ेगा, सिलोगिज्म पे काम करना पड़ेगा। अच्छा, मैथ्स में ना मुझे कैलकुलेशन पे थोड़ा काम करना पड़ेगा ताकि स्पीड बढ़े, क्योंकि क्वेश्चंस नहीं हो पा रहे। इंग्लिश में मुझे रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन वो कैप्स में काम करना चाहिए, आई विल वर्क ऑन रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन। और ऐसे करके आपको फीडबैक देना हर एक मॉक के बाद, और ऐसे ट्रैक करना है। अगर ऐसा करोगे ना तो ये होता है सही एनालिसिस, अच्छे तरीके से एनालिसिस। इसके बाद अगर आपने रेगुलर ऐसा कर दिया तो देखना
हर एक 10 मॉक टेस्ट देने के बाद आपका 5 मार्क्स का इंप्रूवमेंट होगा। देखना डेफिनेटली एवरेज 10 मॉक लगाओगे, अच्छे से एनालिसिस करोगे, 5 मार्क का इंप्रूवमेंट। अब देख लो कि आपको कितना मार्क्स इंप्रूव करना है। अगर आपको 50 मार्क्स इंप्रूव करना है तो 100 मॉक टेस्ट लगाना होगा। जितना मार्क्स इंप्रूव करना है उसका डबल मॉक टेस्ट लगाओ, आपका श्योर शॉट आपका इंप्रूवमेंट होगा। अब कुछ इंपॉर्टेंट टिप्स और क्वेश्चंस मन में रहते हैं लोगों के कि सर जो मॉक टेस्ट दे कहाँ से लगाएं मॉक टेस्ट और कौन सा लगाएं। तो देखो, मॉक टेस्ट के लिए टेक्स्ट बुक प्लेटफॉर्म का यूज कर सकते हो क्योंकि मैंने यहीं से लगाया और एक अच्छा प्लेटफॉर्म भी है, इजी टू यूज है, एनालिसिस वगैरह अच्छा होता है, सॉल्यूशन वगैरह अच्छा होता है, बहुत सारे लोग इसमें अटेम्प्ट करते हैं तो आपको रैंक भी पता चलेगा बहुत सारे लोग में, तो ये अच्छा है। तो यहाँ से आप मॉक टेस्ट लगा सकते हो। बहुत सारे प्लेटफॉर्म का यूज करने की जरूरत नहीं है कि आपके पास 10-15 अलग अलग प्लेटफॉर्म से मॉक लगा रहे हो, कभी यहाँ कभी यहाँ। 1 या 2 मॉक रखना, प्लेटफॉर्म रखना, टेक्स्ट बुक रख लिए, एक और कोई रख लेना जहाँ से फ्री में कर सकते हो, या फिर लाइव वगैरह मॉक टेस्ट लगा सकते हो, वो वाला कर लेना और वहीं से मॉक टेस्ट लगाना और यहीं से बार बार चीज़ों को लगाना, ठीक है। और एक बहुत अच्छी बात है अभी है कि अभी टेक्स्ट बुक पे सेल चल रहा है तो आपको बहुत कम प्राइस में टेक्स्ट बुक का पास मिल जाएगा, ठीक है। तो इसका फ़ायदा उठा लेना अगर आपका टेक्स्ट बुक का पास एक्सपायर हो गया या फिर टेक्स्ट बुक पास नहीं है तो। और टॉपर कूपन कोड यूज़ कर लेना, कुछ एक्स्ट्रा डिस्काउंट भी मिल जाएगा अगर आपके पास टेक्स्ट बुक पास नहीं है तो। इसका फ़ायदा उठाना। कुछ क्वेश्चंस और आते हैं मन में कि सर हमें मॉक टेस्ट कब से लगाना चाहिए। तो सब लोगों का मेंटालिटी यही होता है ना कि मॉक टेस्ट हमें लगाना चाहिए जब मेरा सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा तब मॉक टेस्ट लगाएंगे तब फायदा होगा। ये बिल्कुल गलत है। अगर कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में आपको एक बार में सिलेक्शन लेना है ना, तो जब प्रिपरेशन स्टार्ट करते हो ना तभी से मॉक टेस्ट लगाना शुरू कर देना, ठीक है। पहला वीक से ही, पहले हर वीक एक मॉक टेस्ट लगाना, संडे सैटरडे जब भी टाइम मिले तो लगाओ। क्वेश्चन बने ना बने कोई फर्क नहीं पड़ता है उससे, कम से कम आप क्वेश्चन सारे देखोगे ना तो आपको आइडिया होगा कि अच्छा किस किस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, अच्छा ऐसा क्वेश्चन पूछा जाता है। और जब उस चैप्टर को आप जाओगे ना, जब पढ़ोगे एक्चुअली, तो आप रिलेट कर पाओगे, अरे यार ये वाला क्वेश्चन तो मैंने मॉक में पढ़ा था, कुछ ना कुछ जरूर रिलेट करेगा, क्योंकि आपकी मेमोरी पूरी तरह से भूलती नहीं कि 100% भूल जाती है, कुछ ना कुछ कनेक्ट होगा आपको डॉट्स, ठीक है। इसलिए स्टार्टिंग से लगाओ। स्टार्टिंग में वीकली एक लगाओ, जब 50% सिलेबस कंप्लीट हो जाए तो वीक में 2 मॉक टेस्ट लगाना शुरू कर दो। 70-80% जब सिलेबस कंप्लीट हो जाए तो वीक में 3 मॉक टेस्ट लगाना शुरू कर दो। जब आपका 100% सिलेबस कंप्लीट हो जाए ना, तो डेली एक मॉक टेस्ट लगाना शुरू कर दो। और याद रखना, एग्जाम से पहले आपको कम से कम 100 मॉक टेस्ट लगाने हैं। और लगाने का तरीका मैंने आपको बता दिया कि किस तरह से मॉक टेस्ट लगाने हैं, ठीक है। बहुत अच्छे से इसी तरह से मॉक टेस्ट लगाना है। और साथ में मैं बताऊंगा कि अगर आपने 111 मॉक टेस्ट लगा लिया ना, तो आपका सिलेक्शन तय है। अगर 111 मॉक टेस्ट बहुत अच्छे से लगा लेते हो जैसे मैंने आपको बताया, तो कोई भी एग्जाम आप आराम से निकाल सकते हो। डेफिनेटली ये गारंटेड है अगर आपने अच्छे से लगा लिया तो, और जैसे मैंने बताया वैसे आप एनालिसिस कर लेते हो तो, ठीक है। तो दिस इज ऑल अबाउट मॉक टेस्ट और उसका एनालिसिस कैसे करते हैं मैंने डिटेल में बताया। वीडियो लंबी थी लेकिन फिर भी आप यहाँ तक देख रहे हो, मतलब सच में आप इंप्रूव करना चाहते हो। बस एक रिक्वेस्ट करूंगा कि मैं बहुत काफ़ी मेहनत से ये वीडियो बनाता हूँ, तो प्लीज़ अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो इसको सब्सक्राइब करें, अपने उस दोस्तों के साथ शेयर करें जो कि तैयारी कर रहा है, जिसको आप इंप्रूवमेंट करना देखना चाहते हो और जिसका चाहते हो कि सिलेक्शन हो, तो इसको जरूर शेयर करें। और लाइक सब्सक्राइब शेयर करें, और कुछ क्वेश्चन है तो कमेंट बॉक्स में पूछ भी सकते हो। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जल्दी मिलते हैं नए वीडियो के साथ और नए मोटिवेशन के साथ।